नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो प्रोबेबली ये हमारा आज लास्ट सेशन होगा फॉर द गाउस लॉ। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गाउस लॉ की बातें अभी तक करी है, बहुत सारे सवाल किए हैं। होपफुली वो सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब वैसे ही कुछ क्वेश्चंस और उनसे भी थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। और होपफुली ये गाउस लॉ जो है आज आपका खत्म हो जाएगा। ये है लेक्चर नंबर 15। होपफुली आपने 14 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टाइम टू टाइम चल रहे होंगे। तो ये चलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ पीछे रह जाएंगे तो आपको बहुत लॉस हो जाएगा इस चीज़ का। इसलिए मेरे साथ साथ चलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद सॉरी, स्लाइड नंबर लेक्चर नंबर 15 के बाद हमारे पास अब इलेक्ट्रो पोटेंशियल की बातें आएगी। तो हम इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर एक नए एरा में कदम रखने जाएंगे। तो इसीलिए कुछ चीज़ें आपकी छूट ना जाए, उनको ध्यान रखते हुए थोड़ा सा साथ के साथ चलते रहिएगा। हर सवाल का मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं दोस्तों, ठीक है ना? तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब अगला सवाल है, मैंने लास्ट सवाल के अंदर दो स्फेयर को कोइंसाइड करवाया था, है ना? अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक स्फेयर में से दूसरा स्फेयर निकालने वाला हूँ। उस तरह के सवाल कैसे करेंगे, मैं उसकी आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है ना? अगर एक बॉडी में से दूसरी बॉडी को बाहर निकाल दे, जैसे मान लो कोई तरबूज है, वाटरमेलन। वाटरमेलन का कुछ हिस्सा आपने अंदर से काट के बाहर निकाल दिया वाटरमेलन का, तो वाटरमेलन तो अंदर से खाली हो गया ना। तो ऐसा ही कुछ हम लोग अगले सवाल में करने वाले हैं, जहाँ पे एक हिस्सा हम लोग काट के दूसरा निकाल देंगे। उसके बाद क्या होता है उस तरह के सवालों में, वो मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कल का लास्ट क्वेश्चन था, स्लाइड नंबर 65 के अंदर, ठीक है? ओके। इस लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने, आपको बताइए खैर क्या क्या किया था, है ना? तो यह तो आपको खैर आपके नॉलेज में है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे आज। लिखो, अब इनसाइड अ बॉल इनसाइड अ बॉल चार्ज यूनिफॉर्मली, एक बॉल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, विद वॉल्यूम डेंसिटी रो। वॉल्यूम डेंसिटी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल दो, वॉल्यूम डेंसिटी बोल दो, एक ही बात है। देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी, कैविटी मतलब वही खाली स्थान बीच में। देयर इज a spherical cavity. The center of the cavity displaced with the center of the cavity displaced with the,
respect to the center, with respect to the center of the ball by distance a. समझ गए, मतलब कि ए डिस्टेंस से दोनों को सेंटर को डिस्प्लेस कर दिया। फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है वो। फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है बेटा। इनसाइड द कैविटी inside the cavity, assuming the relative permittivity assuming the relative permittivity equal to unity, equal to समझ में आ गई बात? समझाते हैं आपको। बात बहुत सिंपल सी है बेटा। बात ये है कि एक हमारे पास बॉल है, ऑब्वियस बात है, बॉल स्फेरिकल फॉर्म में होती है, नो डाउट। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसलिए इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी भी अवेलेबल है, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसके अंदर से आपने एक कैविटी निकाली बाहर, और उस कैविटी का सेंटर जो है बॉल के सेंटर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर है। तो मैं यहाँ पर एक कैविटी जनरेट करता हूँ जिसका सेंटर जो है ना बॉल के सेंटर से ए डिस्टेंस पर है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। ऐसा उसने बोला है कि ए डिस्टेंस पर डिस्प्लेस्ड है वो जो सेंटर ऑफ द कैविटी है, सेंटर ऑफ द कैविटी डिस्प्लेस्ड विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द बॉल विद ए डिस्टेंस। अब बोल रहे फाइंड द फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द कैविटी। अब वो कहीं ना कहीं कैविटी के अंदर, मैं मान लेता हूँ अंदर में एक कोई पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि भाई साहब यहाँ पे निकालिए आप, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। तो भाई साहब यहाँ पर हमारे पास, हम इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या हम दो पार्ट में तोड़ के समझ सकते हैं कि भैया एक तो ये बॉल है, इस बॉल के सेंटर पे है वो पॉइंट, ये पी पॉइंट है मान लो। तो बॉल के सेंटर से ये पी पॉइंट, मैं समझता हूँ कि ये जो पी पॉइंट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r1 वेक्टर है, और ये दूसरा सिस्टम है, ये मान लेता हूँ मैं ये r1 सिस्टम है, ठीक है। सेंटर तो खैर इसका कैपिटल R में ले ही रहा हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ में दूसरा सिस्टम जो है वो छोटा सा कैविटी वाला सिस्टम है। इस कैविटी वाले सिस्टम में भी आप देखो, इससे R2 डिस्टेंस पर ही हमारे पास क्या है, वो पॉइंट है जिसपे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दूसरा स्फीयर है जिससे R2 डिस्टेंस पर क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालनी है। बच्चों एक बात समझना ध्यान से कि जब कैविटी बाहर निकलेगी ना, तो इसमें एक बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लेना है काम में, कि कोई भी अगर मान लीजिए कि रो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है मान लो, तो जब कैविटी हम लोग वहां से बाहर निकाल लेते हैं तो ये तो खैर यूनिफॉर्मली रो रहेगा ही सही, बट न्यूट्रलिटी के लिए जो कैविटी है उसके अंदर माइनस रो
चार्ज हो जाएगा। ये आपने बाहर निकाल लिया टुकड़ा, ठीक है ना। और टुकड़े की जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है वो रहेगी तो रो ही, मैग्नीट्यूड वाइज तो खैर रो ही रहेगी वो, बट डायरेक्शन वाइज या जो है उसके साइन वाइज अगर देखा जाए तो साइन वाइज वो नेगेटिव हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कैविटी निकालने के पीछे यही कॉन्सेप्ट काम करता है। कैविटी बाहर निकलती है तो चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए जो है ऐसा होता है। हाँ, अगर ये कैविटी को वापस से इससे जॉइंट करके ये पूरा स्फेयर बना दोगे तो ये कैविटी इसमें जब मिल जाएगी तो इस कैविटी का सिस्टम भी रो के साथ मैच हो जाएगा और फिर वो जो है रो ही रहेगी। बट फिलहाल जब ये बाहर निकलेगी, कैविटी से हम बाहर निकालेंगे, अलग सिस्टम बनाएंगे, तो ऐसा अज्यूम करना पड़ता है, ऐसा अज्यूम करना पड़ता है सवाल सॉल्व करने के लिए कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है कैविटी के रिस्पेक्ट में। अब बाकी आपको पता ही है कि अगर मैंने कल भी बताया था कि किसी भी स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है रो की टर्म्स में, तो वो आप जानते हो रो। अब तो कल वाला सवाल बन गया है ना, अब दिक्कत नहीं, कल जैसे किया था वैसे हो जाएगा ये दूसरा स्फेयर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अंदर की तरफ R2 डिस्टेंस पे है, तो माइनस रो है इसमें। अब ये कल वाला ही क्वेश्चन है तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। दोनों को ऐड अप कर दोगे तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही तुम्हारे पास ए है तो वही तुम्हारे पास जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा R1 वेक्टर, और ऐड अप करने पर वो R1 माइनस R2 ही बनेगा, तो कुल मिला के हो जाएगा रो ए। परमिटिविटी जो है हम लोग एप्सिलॉन मान लेते हैं, बात वही बढ़ जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर आपको 1 दे रखा है तो ये ऑब्वियस सी बात है एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी, तो ऐसा कुछ खास इसमें मिलेगा नहीं आपको फिर। तो ये हो जाएगी रो। इस सवाल में खास बस वो कैविटी वाला था, तो बस वो याद रखना कि कैविटी जब बाहर निकलती है तो चार्ज डेंसिटी जो है ना वो नेगेटिव में हो जाती है कैविटी के रेस्पेक्ट में। समझ में आएगी बात, दैट्स इट। तो कैविटी के अंदर हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, ए पे डिपेंड करती है, तो ए तो वैसे भी कांस्टेंट है उस प्रॉब्लम के लिए, इसलिए कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब एक बड़ा आसान सवाल मैं आपको करवाता हूँ, आप लोगों ने खैर स्फीयर के सवाल बहुत सारे किए हुए, उन्हीं से संबंधित एक अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। A sphere is filled up a sphere is filled up with charge volume density, with volume charge density with volume charge density rho is equal to rho mod exponential minus r cube, where rho node is a positive constant, rho node is a positive constant, r is the distance from the center, from the center of the system
Find the magnitude of electric field. Find the magnitude. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इन शॉर्ट ये है एज ए फंक्शन ऑफ आर. सिंपल है. सो इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन एक्सप्रेशन. Investigate the obtain expression for the small and large value of r. That is at r cube less than 1 and r cube greater than 1. सिंपल है, जरा सोच समझ लेना. एक स्फेयर है, अब उसमें कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी नहीं है, वेरिएबल है, वो आर पे डिपेंडेंट है. तो पहले मैं यहाँ पे एक स्फेयर जनरेट करता हूँ. चार्ज डेंसिटी तो खैर आप लोग समझ जाओगे वो है. ये कह रहा है कि आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम है कोई भी, वहां पर है ये चार्ज डेंसिटी जो भी है. इन्वेस्टिगेट द ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल एंड लार्ज वैल्यू ऑफ आर. चलो इसको करके देखते हैं एक बार को. तो मैं ऐसा मानता हूं कि पहले मैं इसको करता हूं अंदर वाले सिस्टम में. मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल ली है मुझे, वो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस अंदर की ओर निकाल ली. तो खैर इतना तो आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं. क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द डी एस. डी एस मतलब कि वो जहाँ पर गाउसियन सरफेस बनी हुई है, तो आर रेडियस पर ही बनेगी गाउसियन, तो 4 पाई आर स्क्वायर. सिंपल. तो ई डॉट डी एस में क्या होता है बेटा कि डी एस मतलब तुम्हारे पास जो सरफेस एरिया है फॉर द गाउसियन सरफेस. फिर यहाँ पर आप लोग रो लिखते हो. अब रो में आर डिपेंडेंसी है, इसलिए मैं ना 4 पाई तो पहले लिखता हूँ. 4 पाई मतलब कि डी फाई और डी जेड का डी थीटा और डी फाई का रिजल्ट. बस केवल आर वेरी करवा दूंगा जब से लेके आर वहीं तक चार्ज एनक्लोज्ड है. रो का वैल्यू पुट कर दे रहा और आर स्क्वायर डी आर यहाँ पे मैं लिख दे रहा क्योंकि स्फेरिकल में आर स्क्वायर डी आर बनता है. तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा. स्फेरिकल में रो डी वी को ऐसे लिखता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आई होप अब आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे लिखते हैं क्योंकि अब आपको आ गया. अब आप इसमें u इंटू वी लगा के सोल्व कर लीजिए जैसे आपको करना है, आपकी इच्छा. मैंने इसको ऐसे किया था कि आर क्यूब को टी मान लिया था. फिर इसमें क्या हुआ था कि 3r स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू डी टी मुझे मिल गया था. तो यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर का वैल्यू जो है तो वो मुझे मिल गया था डी टी अपॉन 3. जो मैंने तो ऐसे किया था, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो. तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करता हूँ मैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये आर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई में होगा ही होगा, साथ में 1 अपॉन एप्सिलॉन नोड और ये रो नोड 0 से आर. ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस टी और ये हो जाएगा डी टी अपॉन 3. ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल माइनस टी का एक्सपोनेंशियल माइनस टी ही होता है, तो ये हो जाएगा रो नोड अपॉन 3 एप्सिलॉन नोड
और एक्सपोनेंशियल माइनस टी का एक्सपोनेंशियल माइनस टी ही रहेगा, बस केवल माइनस का फर्क पड़ जाएगा। और साथ में जीरो से लेके आर। अब टी की जगह आपको आर क्यूब पुट करना पड़ेगा। आर क्यूब पुट करते ही लफड़ा हो जाएगा, नहीं लफड़ा तो कोई नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर माइनस अपर करता हूँ मैं ना, तो लोअर माइनस अपर, माइनस लगा हुआ है ना इसीलिए। बाकी 3 एप्सिलॉन नोड और रो नोड तो खेर है ही सही। एंड द लास्ट फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा, ई आर इज इक्वल टू रो नोड दैट्स इट। अब इसमें आपको कंडीशन लगानी है, व्हेन आर क्यूब लेस देन 1, तो हम जानते हैं कि इस स्थिति में क्या हो जाएगा, रो नोड अपॉन 3 एप्सिलॉन नोड आर स्क्वायर, तो खैर है इसे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज को, ठीक है। आर क्यूब एंड सो ऑन, तो 1 से बन गया। आर क्यूब बहुत कम है बेटा 1 के कंपेयर में, तो आगे की साइड हम नेगलेक्ट कर देंगे, केवल आर क्यूब बचेगा। दिस विल बी एक्सपोनेंशियल, केवल फर्स्ट टर्म बचाते हैं, बाकी सबको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली रो नोड आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोड, ये आपका आंसर है। दूसरा आंसर ये कि अगर आर क्यूब का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर 1 को हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस आर क्यूब की वैल्यू को 1 के कंपेयर में नेगलेक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो। यहाँ तो क्या है, R5 R7 R9 ये सब नेगलेक्ट कर दिया हमने। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर सपोज आर क्यूब is greater than 1, then exponential minus r cube is less than 1. So we can neglect this term as compared to 1, and electric field is proportional to rho node upon 3 epsilon node r cube. So r square, that's it. अब अगला सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। एक बार और इसको समझ लो, देख लो, परख लो, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लो, मतलब पूछ लेना डाउट सेशन में। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा जैसा कि मैं आपको समझता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 13 भी आसान सवाल है। लिखिए, अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, अ सॉलिड स्फेयर of radius capital R has a charge Q, has a charge Q distributed in its volume distributed in its volume with a charge density
विद अ चार्ज डेंसिटी। अब देखो यहाँ पर भी वेरिएबल चार्ज डेंसिटी बच्चों, जैसे हर बार थी वैसी, with the charge density rho is equal to k r to the power a, where k and a are constant and small r is the distance from its center. If the electric field at r is equal to r by 2 is 1 by 8 times that at r is equal to r. Find the value ऑफ ए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल है। आपके पास में एक सॉलिड स्फीयर है जो रेडियस आर का है और इसमें एक वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है। अब आपने वेरिएबल चार्ज डेंसिटी के सवाल तो खैर बहुत सारे किए हुए हैं। आर रेडियस है इसकी और इसकी एक वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा आर बाई टू के ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आर बाई टू होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आर बाई टू होता है। तो बखूबी आपको निकालना आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आर बाई टू पर निकालता हूँ, सपोज मैं आर डिस्टेंस पर निकालता हूँ अंदर की तरफ, तो यहाँ पर गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया आता है 4πr²। और यहाँ पर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा, देखो 4π तो डी थीटा डी फाई की वैल्यू हो जाएगी। 0 से लेके r तक मैं यहाँ पर वेरी करूंगा के r की पावर a, दैट इज रो का वैल्यू, फिर r² dr यहाँ पर ऑटोमेटिकली रहेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम लोग बखूबी जानते हैं। अब यहाँ पर r की वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर देंगे, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देख लेंगे कि ई आर और ये क्या हो जाएगा r²। यहाँ पर आपको k बाहर निकालना पड़ेगा और साथ में ये देखना है कि ये r की पावर कितना हो गया, a+2 हो गया। हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन जब होता है तो पावर एक बढ़ जाती है, तो a+2+1 और वही पावर नीचे आ जाती है, मतलब a+3 ही नीचे आ जाएगा। 0 से लेके r तो खैर वो तो r ही रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस स्थिति में हम r की जगह क्या पुट कर देंगे, r/2, बट उससे पहले r की टर्म्स सॉल्व करेंगे। सो ई आर इधर ले जाएंगे तो 2 पावर माइनस में हो जाएगी, तो k अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में a+3 और फिर इसके बाद में ये मेरे पास हो जाएगा r की पावर a+1, क्योंकि 2 पावर से 2 पावर तो खैर कैंसिल हो जाएगी, तो r की पावर a+1 ही वहां पर बचेगा। अब यहाँ पर ये है कि ये बोल रहा है बेसिकली, अरे रुको r की पावर ये लिखना है ना, ये ठीक है, रुको गलती हो गई, ये r अलग है, ये r अलग है ना, लिमिट लगानी है r तक की, ये r नहीं है बेटा। एक मिनट, लिमिट तो क्या सही है, लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार करके देखते हैं, क्योंकि ये r² है ना, ये इधर जाएगा तो -2 पावर में ये रहेगा,
हाँ ठीक है, चलने दो। अब यही पूरा काम करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस। तो सब कुछ वही का वही रहेगा, केवल यहाँ पर आपने आर की जगह क्या रखा, R/2 वहाँ के, तो ये हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इज 1/8 टाइम्स। तो R/2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/8 टाइम्स है किसका, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आर पर है। तो बस इसको हम लोग क्या करेंगे, के अपॉन एप्सिलॉन नॉट A+3, तो खैर कॉमन है, आर की जगह रख देंगे हम लोग R/2। सो R/2 टू दी पावर A+1, और वही हम लोग यहाँ पर लेते हैं, मान लो। सो के अपॉन एप्सिलॉन नॉट A+3 टू दी पावर R टू दी पावर A+1। बस मैंने R की जगह रख दिया R/2। ये 1/8 टाइम्स है, इसलिए 1/8 टाइम्स रख देंगे के, और ये सब तो कट जाएगा, इतना ही बचेगा इसमें। अब इसमें ना एक काम करना पड़ेगा आपको, एक काम करते हैं, एक काम करें, आर की पावर एडजस्ट कर लें जरा सी, है ना, थोड़ा मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। तो 1/8 A+1, यहाँ 1/8 A+1। तो इधर देखते हैं, आर की पावर A+1 और आर की पावर A+1 तो कट जाएगा। अब बचा क्या क्या, वो मैं समझाता हूँ। एक तो 1/8 बचा, तो एक तो बचा 1/8, है ना, और 1/2 बचा, और ए पावर बची, तो 1/2 बचा, और कितनी बची पावर, A+1 बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 और A+1 इज इक्वल टू 8। ओके, अब अगर मैं क्या करूं, अब A+1 का वैल्यू निकालना है मुझे, तो तो एक काम करना पड़ेगा इसमें, कंपेयर करने के लिए मुझे 1/2 का साथ कुछ तो करना पड़ेगा। रुको एक मिनट, आर की पावर दो। ओके, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग इसमें, काम ये हो सकता है, देखो बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर उल्टी हो जाएगी, मतलब ये -A+1, ये हो सकता है, बराबर 2 की पावर ये हो जाएगा 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब कंपेयर कर सकते हैं, तो माइनस का A+1 इज इक्वल टू 3, मतलब कि A+1 इज इक्वल टू -3, सो A इज इक्वल टू -4। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना, एक बार और हम लोग देख लें तो सही रहेगा। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस, अंदर की ओर मैंने देखा, ठीक है, और सही है, ये है 1/8 टाइम्स, ठीक है, ये है 1/8 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं उल्टा तो नहीं कर, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, वही सोचो, ये एक्चुअली 1/8 टाइम्स किसका है, रुको रुको रुको, ये उल्टा कर दिया मैंने, एक्चुअली ये 1/8 यहाँ नहीं आएगा ना, ये 1/8 यहाँ नहीं आएगा, ये उल्टा हो गया मेरे से, सॉरी सॉरी, आई जस्ट अपोलोजाइज। तो ये 1/8 यहाँ आएगा, मतलब ये 1/8 यहाँ आएगा, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा कि
ये 1/8 यहाँ आएगा, उल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये 1/8, उसकी जगह हम लोग यहाँ 1/8 यहाँ कर देते हैं, और ये 1/2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a+1 = 3, सो a = अब ठीक है, अब आया परफेक्ट आंसर। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सवाल था, कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं इस सवाल में। थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हुई थी, बट ठीक है, आप लोग कर सकते हो। अब मैंने कुछ सवाल आप लोगों को करवाए थे एक्चुअली, कैविटी वाले एक तो सवाल मैंने आपको करवाए थे। मैं वही कैविटी वाले क्वेश्चन जो है ना, दोबारा से आपको एक देता हूँ, पर वो सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए मैं दे रहा हूँ आपको। मैंने आपको स्फेरिकल सिस्टम में करवाया था वो कैविटी वाला सवाल, वही एक सिलेंड्रिकल सिस्टम में आप लोग करके लाना, ये आपका होमवर्क है। इनसाइड एन infinitely long circular cylinder, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे गाउस लॉ से। क्वेश्चन 14, inside an infinitely long circular cylinder charged uniformly with charged uniformly with volume charge density rho, volume charge density rho. There is a circular cylindrical cavity the distance between the axis of the cylinder between the axis of cylinder and the cavities equal to D. Find the electric field inside the cavity हाँ, तो इसको फाइनलाइज करते हैं काम को फटाफट से। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। ठीक है, द रिलेटिव परमिटिविटी इज अज्यूम टू बी इक्वल टू यूनिटी, सेम लैंग्वेज है ना। द रिलेटिव परमिटिविटी
is assumed to be equal to unity. That's it, कुछ नहीं करना। वही सिलेंडर है, वही उसके अंदर से कैविटी आपको निकालनी है, और जब कैविटी निकल जाएगी तो उस कैविटी का जो चार्ज डेंसिटी है वो रो हो जाएगी, माइनस रो अगर इसकी रो है तो। सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पे कहीं अंदर कोई पॉइंट ले लेना, वहाँ पे इसकी वजह से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आता है ये निकालना, क्लियर? नहीं आता तो सिलेंडर के अंदर किसी डिस्टेंस आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, इस फॉर्मूले को यूज करना, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था ना। ये वाला ठीक वैसे ही करना है, सेम क्वेश्चन है बस सिलेंडर के लिए। तो ये आपका होमवर्क है, ये कर लाया कर लीजिएगा। ठीक है, फिर बाकी हम लोग बात बाद में करेंगे। तो कल हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे कल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे कल हम, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, इसको पढ़ लीजिए। ये गाउस लॉ खत्म। बाय बाय।